हेलो दोस्तों, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग सो वेलकम बैक टू माय चैनल मारूफ एग्जाम क्रैक। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, गो एंड सब्सक्राइब इट, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यार उस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, बिकॉज नोटिफिकेशन बेल को दबाना एक अच्छी चीज़ होती है। बिकॉज अगर नोटिफिकेशन बेल को आप नहीं दबाते हो तो आपको नोटिफाई नहीं किया जाता जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करता हूँ मेरे चैनल पे। तो बहरहाल बाकी चीज़ों को साइड में रखते हुए, if you really like my videos, go ahead, share with your friends, do like, do share, and don't forget to just do the comment as well. Alright, so that will really gonna make me motivated. So आज का जो टॉपिक है वो है क्लास 9 का ज्योग्राफी, CBSE बुक, चैप्टर 1, चेंज ऑफ द अर्थ सरफेस। किस तरीके से अर्थ सरफेस में चेंजेस होते हैं उसी के बारे में है। तो आशा करता हूँ ये क्लास 9 वाले बच्चों को बहुत ही अच्छा लगेगा। कुछ स्कूलों में यूनिट 1 का एग्ज़ाम जो है वो स्टार्ट हो चुका है और कुछ स्कूलों में कल से होने वाला है। तो बहरहाल वो लोग मेरे इस वीडियो को देख के क्विक रिवाइज कर सकते हैं, ये उसी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये PDF चाहिए कमेंट कीजिएगा, मैं आपको ये PDF भी प्रोवाइड कर दूंगा आपके सहूलियत के लिए और आपको काम भी आएगा। तो फर्दर हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं कि इसमें इस चैप्टर में हमें क्या क्या चीज़ें सीखने को मिलेगा और क्या क्या करना होगा। What you will learn in this chapter, okay? तो इस चैप्टर में हम क्या सीखेंगे? The surface of the earth is never permanently fixed. It keeps changing shape slowly every single day. This chapter explains the natural force responsible for this constant change and how each force shapes landform in its own unique ways. Alright, so इस चैप्टर में हम क्या सीखेंगे कि किस तरीके से धरती जो है, द अर्थ है, अपने अपने को बदलता रहता है। लैंड को किस तरीके से एक जगह पे फिक्स नहीं है, हर दिन हर समय कुछ ना कुछ बदलाव होते रहते हैं, जैसे आपके शरीर में होते हैं। इसी तरीके से अर्थ सरफेस में भी कुछ ना कुछ हर वक्त कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है अल्लाह की हुक्म से। और क्यों होता है और उनके फैक्टर क्या है ये हम सीखेंगे इसमें। जैसे कि पहला है व्हाट एक्सोजेनिक एक्सटर्नल। एक्सोजेनिक क्या है? एक्सटर्नल फोर्स आर एंड हाउ दे डिफरेंट फ्रॉम इंटरनल इंडोजेनिक फोर्स। ठीक है, ये है अर्थ सरफेस, इसमें बदलाव होते रहते हैं। ठीक है, दिस इज ए ग्लोब। माय ड्राइंग इज रियली क्वाइट टफ राइट नाउ टू जस्ट मेक द ड्राइंग। सो ये है अर्थ समझ लीजिए। और ये जो जितने भी जगह है ये सब क्या है? वाटर है, समंदर है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा ड्राइंग बनाने में भी मज़ा आता है भाई, दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो दिस ऑल places are filled up with waters because as we know that 70% of the world is covered with what? Water. Alright, we are known to that one. Only the 3% or you can say that 30% is what? Full of land where we live. That includes the island as well that are in the ocean, whether it might be in Pacific, whether it might be in Atlantic Ocean. Alright, hope you really understand. दूसरी बात यह है कि हम रह रहे क्या? धरती पे, यहाँ पे। And this is the whole place where कहाँ पे? This is the place where we live in the land, यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें चेंजेस होते रहते हैं। क्या होते हैं? चेंजेस होते रहते हैं, वो भी डेली होते हैं। तो जो चेंजेस बाहरी है, आउटसाइड है, मतलब कि ऊपर की सतह पे हो रहे, इसको कहते हैं हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल फोर्सेस, या फिर कहते हैं एक्सोजेनिक एक्सटर्नल फोर्सेस, बाहरी। इंडोजेनिक फोर्सेस जो कि ये अर्थ के अंदर सरफेस में अंदर में होते हैं, इसे कहते हैं हम इंटरनल। इंटरनली जो चेंजेस होते हैं जिससे अर्थ के सरफेस में प्रभाव होता है, उसे कहते हैं हम इंडोजेनिक फोर्सेस। समझ में आ गया आपको? वेरी गुड। द टू स्टेप प्रोसेस ऑफ लैंडफॉर्म चेंज, वेदरिंग एंड इरोशन। दो तरीके से चेंज होते हैं, वेदरिंग एंड इरोशन। वेदरिंग का मतलब क्या है?
कि कई सालों से बारिश हो रहा है, पानी गिर रहा है, ठीक है, तो उस चीज़ से क्या होगा, वो जगह, वो चीज़ क्या होगा, धीरे धीरे मुलायम होता रहेगा, सड़ेगा, गलेगा, नया चीज़ें फॉर्म होगा, ठीक है। उस प्रोसेस को, उससे कोई चीज़ सड़ के कुछ और नया चीज़ बन जाएगा, उस चीज़ को हम क्या कहेंगे, वेदरिंग। वेदरिंग, ऑलराइट। इरोशन का मतलब क्या है, अपने साथ मिट्टी को बहा के ले जाना, इरोशन, ठीक है, उसे कहते हैं क्या, इरोशन। इरोज हो गया, इरोड हो गया, ठीक है। हाउ रिवर शेप वैली, ये भी इंपॉर्टेंट है, रिवर किस तरीके से वैली को शेप करता है। प्लेन्स एंड डेल्टा, हाउ विंड शेप लैंडफॉर्म इन द डेजर्ट, हाउ ग्लेशियर कार्व आउट माउंटेन एंड वैलीज, हाउ सी वेव्स शेप कोस्टलाइंस। ऑलराइट, यही हमारी आज टॉपिक है, इन्हीं को हम जल्दी से निपटाएंगे और ख़त्म करेंगे, चटका से समझ लेंगे। इसमें मैंने बहुत डिटेल तरीके से मैंने ये पीडीएफ आप लोगों के लिए तैयार किया है, डिस्कस भी करेंगे। शॉर्टकट में पूरा चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा, एक छोटा सा भी कॉन्सेप्ट आपका नहीं रहेगा जिससे आपको एग्जाम में तकलीफाते से गुजरना नहीं पड़ेगा। होप यू रियली अंडरस्टैंड। सो इंट्रोडक्शन क्या है, द अर्थ सरफेस इज ऑलवेज चेंजिंग। सबसे पहले क्या है, अर्थ सरफेस हर वक्त चेंज हो रहा है। क्यों हो रहा है, द अर्थ सरफेस लुक सॉलिड एंड परमानेंट बट इट एक्चुअली बीइंग reshaped continuously. Mountains are slowly worn down, valley are carved deeper, plain are built up with new soil, and coastline are redone, all to nature process acting over a very long period of time. अर्थ सरफेस जो है वो पहले भी मैंने ये आपको बता दिया कि चेंजेस हो रहे, कैसे हो रहे, माउंटेन्स चेंजेस हो रहे, उसमें गड्ढा बन रहा है, वैली शेप्ड हो रहा है, स्लो वर्न डाउन्स, वैली आर कार्व्ड डीपर। जो वैली है माउंटेन के जो बीचों बीच, वैली क्या है, ये दो माउंटेन है, ठीक है, ये दो माउंटेन है, ये जो हिस्सा है ये वैली। और ये डीपर होने का मतलब क्या है कि माउंटेन खिसक रहे थोड़े थोड़े, और जितना खिसकता रहेगा ये हिस्सा और भी गहरा होता जाएगा, तो वैली और भी नीचे आता रहेगा। और जितना आप वैली के अंदर में रहोगे, जैसे कि ये हुजाई है, ये टोटली वैली एरिया में पड़ता है, तो हुजाई इज टोटली वैली एरिया। तो जब भी बारिश आती है ये बाहर बारिश हो जाती है, ठीक है, इसीलिए हुजाई को कहा जाता है रेन फॉन एरिया। समझ में आ गया, यहाँ पे बारिश सबसे ज्यादा कम होता है। और हुजाई सेकंड नंबर पे, सबसे पहला नंबर लामडिंग है। लामडिंग तो और भी वैली के अंदर में होता है, ठीक है। as we know that Huzhai, Lamding is a part of Huzhai district, so yeah, you can say एक तरफ से मतलब कि हुजाई को कार्बी आंगलोंग पहाड़ और दूसरी तरफ से डिमा हसाओ पहाड़ ने घेर के रखा है, तो इसीलिए दिस इज कॉल्ड वैली प्लेस, यू कैन से। और बारिश यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम होती है। समझ में आ गया किस लिए बारिश कम होती हुजाई में? किसी का डाउट होगा तो मैं आपको या आपसे आप उनको बता पाओगे। दिस इज एन एक्स्ट्रा थिंग जो मैंने आपको बताया। नाउ ज्योग्राफी डिवाइड्स द फोर्सेस दैट चेंज द अर्थ सरफेस इनटू टू ब्रॉड टाइप्स, ठीक है। ज्योग्राफी दो डिवाइड द फोर्स दैट चेंज द अर्थ सरफेस इनटू टू ब्रॉड टाइप, दो टाइप में अर्थ सरफेस को बांटता है। टाइप ऑफ सोर्स है एंडोजेनिक फोर्स और दूसरा है एक्सोजेनिक। एंडोजेनिक हमने पहले ही बता दिया था, क्या भीतरी, ठीक है, भीतरी फोर्स, और एक्सोजेनिक का मतलब बाहरी, ठीक है। तो सोर्स क्या है, ओरिजिनेट फ्रॉम इनसाइड द अर्थ, अर्थ के अंदर से जो चेंजेस हो रहा है जिसके वजह से इफेक्ट हो रहा है, इसे कहते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, इफेक्ट ऑन लैंडफॉर्म क्या है, बिल्ड अप द लैंड, क्रिएट माउंटेन्स, प्लेटूज, वॉल्केनोस, ठीक है। तो जैसे कि टेक्टोनिक प्लेट तो है, एक दूसरे से टक्कर खा रहे, लेकिन उसके ऊपर तो लैंड है ना, पानी है, समंदर है, जो भी है, तो ये इंडोजेनिक हो गया। तो ये जो टेक्टोनिक प्लेट जब फोर्स होगा उसमें टक्कर खाएगा तो उससे क्या होगा, एक माउंटेन निकल आएगा, या फिर एक लावा बन जाएगा, एक वोल्केनो बन जाएगा जिसमें इरप्शन होगा। तो दिस आर द चेंज दैट यू मस्ट नो, दिस आर द एक्सोजेनिक चेंज दैट रियली डू अफेक्ट द आउटर सरफेस ऑफ द लैंड। समझ में आ गया? एग्जांपल क्या है, अर्थक्वेक, वोल्केनो इरप्शन, प्लेट मूवमेंट, अभी जो प्लेट मूवमेंट मैंने जो बताया आपको। और दूसरा है एक्सोजेनिक, जो है बाहरी। तो बाहरी क्या है, ओरिजिनेट फ्रॉम आउटसाइड ऑन द अर्थ सरफेस, जैसे कि वेयर डाउन एंड लीव द लैंड, ब्रेक, कैरी एंड डिपॉजिट मटेरियल। जैसे कि हो गया क्या, समंदर हो गया, जो लहरें, अरे यार लहरें क्या करते हैं, सी शोर को क्या करते हैं, कम कर रहे हैं, बिकॉज पानी आगे बढ़ रहा है, ठीक है। नदियाँ क्या करते हैं, इरोड करते हैं मिट्टियों को। तो दिस आर द क्या है, एक्सोजेनिक फोर्स, एक्सटर्नल, बाहरी, जैसे कि रिवर हो गया, विंड हो गया, ग्लेशियर हो गया, सी वेव्स हो गया। समझ गए?
दिस चैप्टर फोकस्ड एंटायरली ऑन एक्सोजोनिक, और ये जो चैप्टर है ना ये टोटली किस पे फोकस कर रहा है, एक्सोजोनिक मतलब कि बाहरी फैक्टर्स, ठीक है। द एक्सटर्नल फोर्स दैट कॉन्स्टेंटली स्क्लप द अर्थ सरफेस, जो स्क्लप्स का मतलब क्या है, बदलाव, चेंजेस कर रहे हैं, ठीक है। एक्सोजोनिक फोर्स फैक्टर्स ऑफ द चेंज क्या है, डिफरेंट एक्सोजोनिक फोर्स। आप एक्सोजोनिक फोर्स तुमको हम पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। ब्रेक डाउन, ट्रांसपोर्ट एंड डिपॉजिट रॉक सॉइल देयर बाय चेंजिंग द शेप ऑफ द लैंडफॉर्म। एक्सोजोनिक फोर्स का मतलब ये है, जैसे कि नदी हो गया, ग्लेशियर हो गया, ठीक है, समंदर हो गया, ये सब। एक्सोजोनिक फोर्स वर्क थ्रू टू कनेक्टेड प्रोसेस, एक है वेदरिंग, एक है इरोशन। वेदरिंग का मतलब क्या है, द ब्रेक डाउन एंड द डिके ऑफ द रॉक्स, जैसे मैंने पहले बताया, नियर द अर्थ सरफेस बाय द एक्शन ऑफ द सन, रेन, फ्रॉस्ट एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, विदाउट एनी मूवमेंट ऑफ द ब्रोकन मटेरियल फ्रॉम इट्स ओरिजिनल प्लेस। समझ में आ गया एक्सोजोनिक। वेदरिंग का मतलब सड़ना गलना, इन सबको गला के क्या है, नया ऑर्गेनिज्म का, नया चीज का उत्पादन करना, जिससे क्या है अर्थ सरफेस में चेंजेस होते हैं, लेकिन विदाउट द चेंज ऑफ द रियल ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया। इरोशन का मतलब क्या है, बहा के ले जाना। द प्रोसेस बाय व्हिच द ब्रोकन डाउन द मटेरियल फॉर्म्ड बाय वेदरिंग इज पिक्ड अप एंड ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय मूविंग एजेंट लाइक रनिंग वाटर, विंड, ग्लेशियर और वेव्स। समझ में आ गया। बहा के ले जाना, बहा के ले जाना का मतलब क्या है, हवा भी बहा के ले जा सकती है, पानी भी ले जा सकती है, ग्लेशियर भी ले जा सकती है, वेव्स, पानी के ढेव भी, जो वेव्स आते हैं पानी के ढेव, उससे वो भी उसको बहा के ले जा सकती है। इस चीज को कहते हैं इरोशन, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन, वेदरिंग के बाद जिस चीज को, मटेरियल को बहा के ले जाता है उसे कहा जाता है, उस प्रोसेस को कहा जाता है इरोशन, जो कि ज्यादातर नदियां करती है, हमने देखा है, ठीक है। की डिफरेंसेस, वेदरिंग ब्रेक्स रॉक्स इनटू प्लेस। समझ में, वेदरिंग का काम है किसी भी चीज को सड़ा गला के उसे बदल देना। इरोशन रिमूव एंड कैरीज दैट ब्रोकन मटेरियल अवे, और वो क्या करता है, उस चीज को बहा के ले जाता है। द टू यूजुअली वर्क टुगेदर, ये दोनों एक ही साथ ही काम करते हैं। Each erosion agents, river, wind, glacier and sea waves perform three basic jobs as it's move across the land. तीन बेसिक काम करते हैं ये सब। Each erosion agent, जैसे कि erosion wearing away and lifting material from the land, क्या करते हैं, wearing away, ठीक है, and lifting the material from the land, material को मूव करते हैं लैंड से, जिससे अर्थ सरफेस में चेंजेस होते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, कैरिंग द इरोडेड मटेरियल टू अनदर प्लेस, ट्रांसपोर्ट करते हैं एक चीज को दूसरी जगह पे। ये अल्लाह की मेहरबानी है कि कभी कभी देखना किसी जगह पे मिट्टी की कमी है, धड़ल्ले से पानी, बारिश हुई और एक पहाड़ का, जमीन का टुकड़ा जो है वो टूट के लैंडस्लाइड होके उस जगह पे भर गया, तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, नेचुरली वो जगह मिट्टी से भर गया, और इतना मिट्टी हो गया कि जितने भी चीजें थे वो भी मिट्टी के नीचे दब गए। अब बोलो कहाँ से आ गया मिट्टी, इसे कहते हैं इरोशन प्रोसेस। कभी लोगों ने सोचा था इस गड्ढे को भर देंगे, लेकिन ऑटोमेटिकली अल्लाह की मेहरबानी से वो खुद ही भर गई। समझ में आ गया ना। एग्जाम्पल के तहत हम आपको समझा रहे हैं। डिपोजिशन का मतलब क्या है, ड्रॉपिंग, स्टीलिंग द ट्रांसपोर्टेड मटेरियल व्हेन द एजेंट लूजेस एनर्जी और स्पीड। समझ रहे हो ना। डिपोजिशन का मतलब एक जगह पे रख देना जमा करके। नेक्स्ट क्या है, वर्क ऑफ द रिवर। रिवर का काम क्या है, फ्लूवियल एक्शन। फ्लूवियल एक्शन का मतलब लिक्विड एक्शन, ठीक है, समझ लेना। A river is one of the most powerful agents of the erosion as it flow from its source, often a mountain, to its mouth where it meets the sea or lake. It constantly erodes and transport and deposit materials, creating a variety of landform along the way. समझ में आ गया, समझा देता हूँ। रिवर का काम क्या है, ये एक पहाड़ है और यहाँ से ये एक पहाड़ है समझ लो, और यहाँ से एक रिवर निकला, तो ये रिवर आते 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 बड़ी नदी हो जाती है, ऐसे ऐसे करके एकदम ऐसे ऐसे करके एकदम बड़ी नदी। तो उस पहाड़ से जितने भी मटेरियल से सब कुछ वो इरोड करके अपने साथ लाती है और एक जगह पे आके वो डिपॉजिट कर देती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण समझ लीजिए, वर्ल्ड का बिगेस्ट रिवर आइलैंड इज व्हाट, माजुली, which is in Brahmaputra river. It is also caused because of the erosion that happened due to the Brahmaputra river that takes out all the materials that needed for an island. So Majuli is also, you can say that, is a river island that happened because of the erosion of the land.
that river take a lot of materials, or you can say eroded materials, to that particular place centuries before, and in this way it deposit those materials in that particular place, and started that, and that place has started to getting big and big as the time passes, and suddenly a time has arrived that at the time this whole place has been fill up with those material, and it's really become the shape of an island, and that island is considered as माजुली आइलैंड. ऑलराइट, सो समझ में आ गया ना किस तरीके से माजुली बन गई. तो उसी तरीके से जब पहाड़ से बहते हुए आते आते क्या करती है, अपने साथ इरोशन, अपने सामान को, मटेरियल्स को लेके आती है बहा के, और एक जगह पे रोक देती है, और क्या करती है, वहां पे एक बड़ा सा कुछ बन जाता है. ठीक है, और आखिर में वो नदी कहाँ जाके मिलती है, या फिर कोई बड़ी सी लेक में, जैसे कि, या फिर समंदर में. ज़्यादातर जो नदियां हैं वो समंदर में डिपॉजिट कर देती है हर चीज़. ठीक है, अपने आप को भी समर्पित कर देती है. कहाँ पे? समंदर पे. ठीक है. Course of a river journey is divided into 3 stages, and the landform is created are different in each stage. तो upper course उसे कहते हैं youthful stage, middle course mature stage, and lower course old stage. रिवर्स के 3 स्टेज है. पहले यंग, जब वो पहाड़ से निकलती है, एकदम छोटा सा है, इसे कहते हैं यंग, वाई. उसके बाद जब वो थोड़ा देर और बाहर निकल जाती है, उसे कहते हैं क्या, मैच्योर, एम. और उसके बाद जो पूरी तरीके से पूरा नदी में कन्वर्ट हो जाती है, एकदम विशाल हो जाती है, तो उसे बोलते हैं ओल्ड, पुरानी, और समंदर में जाके डिपॉजिट, मतलब कि गिर जाती है. ठीक है, तो उसे कहते हैं क्या, ओल्ड. समझ में आ गया. तो 3 स्टेज में रिवर होते हैं. उसमें क्या है, माउंटेन हिल से जब निकलता है, मैंने जैसे आपको बताया, तो तब यंग होता है. प्लेन जेंटल स्लोप, जब वो प्लेन एरियाज में आती है धीरे धीरे, उसे कहते हैं जेंटल स्लोपली, बहाव इतना तेज नहीं होता, उसे कहते हैं मैच्योर्ड. और नियर द सी, मैंने जब कहा था, जब समंदर के पास में आती है, माउथ वेरी जेंटल स्लोप, बहुत ज़्यादा शांत हो जाती है रिवर, और बहुत विशाल होती है, डेल्टा कहते हैं उसे. ठीक है, तो बेसिन, उसे कहते हैं रिवर बेसिन भी कहते हैं, बिकॉज बेसिन में क्या होता है, डॉप्ट हो जाती है. बेसिन क्या है रिवर का, समंदर है, याद रखना. वहाँ पे आकर रिवर ख़त्म हो जाती है. सो उस समय यह बूढ़ी हो जाती है नदी. तो मेन वर्क क्या है, स्ट्रॉन्ग वर्टिकल डाउनवर्ड इरोशन, नीचे से बह के आ रही है नदी. ठीक है, डाउनवर्ड मतलब इस तरीके से बह के आ रही है यंग स्टेज में. उसके बाद क्या है, लेटर साइडवे इरोशन प्लस ट्रांसपोर्टेशन. साइडवे इरोशन का मतलब क्या है, बहते आके ऐसे ऐसे शुरू हो गया. ठीक है, पतली सी, उसमें इरोड कर रही है और ट्रांसपोर्ट कर रही है सामानों को. और मेनली डिपोजिशन, और ओल्ड एज स्टेज में वो डिपॉजिट कर देती है जो तो भी सामान उसके साथ लेके आई थी बहा के. लैंडफॉर्म क्या होता है, वी शेप वैली, गॉर्जस, वाटरफॉल, पोटहोल्स. ठीक है, गॉर्जस. तो वी शेप वैली से वो निकल के आती है ना, ऐसे ऐसे, यहाँ से वो नदी बह के आती है. ठीक है, वी शेप वैली बना के आती है. और उस यंग में वो क्या है, वाटरफॉल भी होते हैं. देखना कभी कभी पहाड़ से ऐसे नदी गिरता है नीचे, कितना खूबसूरत लगता है. तो यंग स्टेज में ये सब होता है. ठीक है, पॉट होल्स का मतलब कुछ होल्स होते हैं. ठीक है, पॉट होल्स, जिसमें नदी बह के बाहर निकलती है. ठीक है, आप देखना ऐसे ऐसे कुछ होता है जहाँ से नदी, अब किसी को पता ही नहीं चलेगा कहाँ से पानी आ रहा है. तो दिस आर द the elements that Allah has created to see it and just think about it. So मिडिल कोर्स में क्या होता है, वाइड वैली, मैंडेयर्स, रिवर बैंड्स. ठीक है, मैंडरिंग का मतलब क्या है, यूं, द एस शेप्स, इसे कहते हैं मैंडरिंग ऑफ द रिवर. ये जो मैंडरिंग हो रही है ना, इसको कहते हैं मैंडरिंग. ये जो मैंडरिंग, और कभी कभार यहाँ पे टूट जाती है, देखना नदी ऐसे, तो जब ये टूट के अलग हो जाती है एक ऐसा हिस्सा, इसे बोलते हैं एक्सबोलेक. समझ में आ गया. तो दिस आर द कॉन्सेप्ट दैट यू मस्ट नो इट. ऑलराइट. तीसरा, ओल्ड एज में क्या होता है, फ्लड प्लेन्स, लीविस एंड डेल्टा. डेल्टा के बारे में हमने बोल दिया. ठीक है, फ्लड प्लेन, एक बड़ा सा नदी, देखना समंदर को और बह के जा रही है, आपको ऐसा लगेगा भाई ये नदी है क्या और समंदर है, इसे कहते हैं डेल्टा. जब नदी जाके डेल्टा बन जाती है, मतलब कि डेल्टा का मतलब मैं आपको कैसे समझाऊं, ये नदी आ रही है ना, आके समंदर के पास में आते ही ऐसे ऐसे उसके ब्रांचेस हो जाते हैं, देखना हजारों ब्रांचेस ऐसे ऐसे, और बीच में मिट्टी होता है, और यहाँ पे होता है समंदर, वो समंदर में आके मिल जाती है.
तो दिस इज कॉल्ड डेल्टा, ठीक है। जैसे कि हमें पता है सुंदरबन डेल्टा, समझ रहे हो ना। सो ये ओल्ड एज में आखिरी वक्त में होती है। इरोशन वाटर ऑफ द रिवर क्या है, वी शेप वैली हमने पढ़ लिया, गॉर्जस पढ़ लिया है, डीप नैरो सीटेड वैली होता है उसे कहते हैं गॉर्ज। वैली होता है लेकिन ज्यादा स्टीप होता है, ज्यादा गहरा होता है, और बाकी यहाँ पे लिखा है आप लोग समझ सकते हो। वाटरफॉल, ठीक है। पोर्ट होल्स के बारे में, स्मॉल राउंडेड डिप्रेशन फॉर्म्ड ऑन द रॉकी बैड ऑफ द रिवर, ठीक है। जैसे मैंने रॉकी बैड ऑफ द रिवर मैंने कहा था, पोर्ट होल्स, नदी बह रहा है समझ लो, और यहाँ से देखना छोटा 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 ऐसे पानी के फवार निकल रहे हैं, किसी को समझ में नहीं आ रहा कहाँ से आ रहा है पानी, ठीक है। मतलब कि एकदम पतला नदी, ठीक है, उसी में होता है ये नए नए हिस्से में। डिपोजिशन वर्क ऑफ रिवर क्या है, फुट प्लेन अभी हमने डिस्कस के ऊपर में। लीवी, ठीक है, क्या है, ए नेचुरल embankment raised bank formed along the side of the river built up by repeated deposition of the coarse sediment during successive flood। समझ में आ गया कि raised bank formed along with the side of the river, ठीक है, लीवी जिसे हम कहते हैं। wait a minute guys, लीवी, ठीक है। देखो मैं तुम्हें कैसे समझाऊं इसको, मतलब कि ये जो लाइन है इसको हम हिंदी में ठीक से समझा मैं कैसे पाऊंगा आपको, लेकिन मैं आपको ड्राइंग करके दिखा देता हूँ, ठीक है। लीवी का मतलब है देखना कि जब खेत करते हैं लोग, मतलब कि खेतों में देखना ऐसे ऐसे लोग क्या होते हैं फील्ड में, ऐसे ऐसे लोग एक एक लाइन बना के जाते हैं, ठीक है, फील्ड में, जिसे हम कहते हैं प्लाविंग, ऐसे ऐसे बना के जाते हैं देखना, ठीक है, मिट्टी का। तो उससे क्या होता है, यहाँ पे वो लोग खेत करते हैं, ठीक है, खेती करते हैं, और बीच में से पानी छोड़ा जाता है। ये मिट्टी का एक ऊंचा क्या है, टीला जैसा बना देते हैं लोग छोटा सा, जिसमें और यहाँ से पानी बहता है, ठीक है, ताकि सबको नरिशमेंट मिले। तो ये जो चीज है ना, ये जब नेचुरली नदी बनाना शुरू करता है साइड में, इसे कहते हैं लिवी। समझ में आ गया, लिवी क्या है, समझ में आ गया ना। बांध जिसे कहते हैं हम, यस, बांध, नेचुरल बांध, वो खुद ही बनाता है नदी, ठीक है। जैसे कि समझ लो ये नदी आ रहा है, ठीक है, नदी आ रहा है, क्या आ रहा है, नदी आ रहा है। आते वक्त नदी यहाँ पे क्या कर रहा है, एक मिट्टी का ढेर छोड़ रहा है साइड साइड में। तो देखना एक ऐसा ऐसा स्लोप बन जाता है, ऐसा एक स्लोप बन जाता है। हमें ऊपर से देखने को मिलता है कि अरे भाई नदी नीचे है, लेकिन जब पानी आता है तब नदी इतना तक फुल हो जाता है, इस पूरे हिस्सा तक फुल हो जाता है, और इस तरफ पानी नहीं आता, और उससे भी ज्यादा पानी आएगा तो ये लीवी भी नेचुरली क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके ऊपर लोग देना बांध देते हैं, लेकिन ये जो बांध पहले से नेचुरली बना हुआ, ये नदी ने खुद अल्लाह की मेहरबानी से बना दी, पानी इस तरफ नहीं आता। तो ये कुदरती है, समझ में आ गया ना। अब लीवी क्या है, आशा करता हूँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा समझने में। अभी मेंढर के बारे में हमने बोला है, ये जो नदी ऐसे 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 करके आती है, ठीक है, एस मेंडरिंग इसको कहते हैं, मेंडरिंग, ठीक है। डेल्टा के बारे में भी हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया कि जब मुहाने तक पहुंच जाती है नदी समंदर के, उसको हम कहते हैं डेल्टा। समझ में आ गया, इस लाइन को पढ़ लेना। ह्यूज लोड ऑफ सिल्ट एंड सेडिमेंट it has been carrying over time, this build a fan or triangle shaped landform at the river mouth called delta। ऐसा ट्राइंगल फॉर्म शेप बनता है, ठीक है। ये जो नदी है समझ लो ये आ रही है समंदर के पास में, ये आ गई तो यहाँ पे आके ये ऐसे ऐसे टूट जाती है। मैंने जो आप पहले आपको बताया ये ट्राइंगल शेप, ऐसे ऐसे डिफरेंट निकल और ब्रांचेस निकल जाते हैं, और एट द एंड समंदर में सब गिर जाता है। और बीच बीच में जो गैप्स है उसमें क्या होता है, मिट्टी होता है। सुंदरबन डेल्टा जिसे कहते हैं हम, ऐसा ही है सुंदरबन डेल्टा। समझ में आ गया, नदी तो एक है लेकिन उसके कई सारे क्या होते हैं, जड़ जैसे निकल जाते हैं, रूट्स, और ट्राइंगल शेप में होता है, उसे कहते हैं डेल्टा। ये देखो यहाँ पे डेफिनेशन भी दिया है, ट्राइंगल ऑफ फैन शेप deposition of the sediment formed at the mouth of the river where it meets a sea or lake create when the river velocity drops and it can no longer carry its load। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या है, वर्क ऑफ विंड। अब हवा का क्या काम है भाई, ठीक है, पानी का तो हो गया, हवा का क्या काम है हमको सबको पता है। Wind is a most powerful agent erosion and deposition in dry hot desert region where there is a little vegetation to hold the soil in place and little rainfall to bind it। Wind action is also called Aeolian action, named after the Aeolus, the Greek god of wind। समझ में आ गया।
हाउ विंड इरोड्स, ठीक है, विंड किस तरह से इरोड करता है। सुनो डेफिनेशन, विंड लीव्स एंड ब्लो अवे लूजेस फाइन ड्राई पार्टिकल्स, जैसे कि यहाँ पे एक पतला पार्टिकल से समझ लो, ये धूल का मिट्टी का पार्टिकल है। अब इसको अगर तुम फूंक मारोगे तो ये पार्टिकल्स क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल्स हवा में उड़ के और एक जगह पे डिपॉजिट हो जाएंगे। तो मूवमेंट हो गया ना, इरोड हो गया ना, मूव हो रहा है ना। इरोड का मतलब क्या, अपने साथ लेके जाना। हो गया, समझ में आ गया हाउ विंड इरोड, यही है। इरोशनल लैंडफॉर्म बाय विंड, इरोशनल लैंडफॉर्म बाय इन मशरूम रॉक। देखो मशरूम रॉक कैसे बनते हैं। अब समझ लो कि एक डेजर्ट है, ठीक है, उसमें एक पत्थर है, समझ लो एक पतला सा, इतना भी बड़ा पत्थर, इतना बड़ा पत्थर है, ठीक है। अब जैसे जैसे हवा कंटिन्यूअसली हजारों सालों से चलती रहेगी, ठीक है, ये ऐसे कहाँ बह रही है, इसके नीचे, ऊपर में नहीं है हवा, ऐसे ऐसे टच करके बहती रहती है। तो हवा क्या करती है, एट द एंड इस पत्थर को धीरे धीरे क्या करना शुरू करती है, तोड़ना शुरू करती है। हवा तोड़ना शुरू करते, तोड़ते तोड़ते क्या होता है कि ऊपर का हिस्सा पत्थर का ऐसा हो जाता है और नीचे का हिस्सा कुछ ऐसा हो जाता है। देखना मूवीज में दिखाता है। तो ये कैसे हो गया, ऊपर का हिस्सा जैसा है वैसे ही रह गया पत्थर, लेकिन नीचे का हिस्सा जो है हवा ने इसको तोड़ दिया, तोड़ के एकदम छोटा छोटा कण जो है टुकड़े उसको उड़ा के ले गई, इरोड कर गई, जिसके वजह से ऊपर का हिस्सा जैसा है वैसा रह गया। और ये कौन सा शेप का बन गया, इट्स रियली बिकम लाइक एन क्या, मशरूम शेप। क्या हो गया, मशरूम शेप। इसे कहते हैं मशरूम रॉक, रिडेस्टल रॉक। समझ में आ गया, यही यहाँ पे लिखा है, इतना टेंशन करने की कोई चीज नहीं है। यार्डेंग, a long reed-like rock formation that has been smoothed and sculpted by continuous wind upstrains aligned in the direction of the prevailing wind। अब ये देखो, यार्डिंग का मतलब क्या है कि अब विंड समझ लो वेस्ट से ईस्ट के ओर जा रही है, ठीक है, इस तरफ जा रही है। तो जा रही है मतलब कि हवा इस तरफ है, इस दिशा में है, दिस दिशा ईस्ट के ओर है। तो यहाँ पे समझ लो एक पत्थर है पहले के जैसे। तो ये पत्थर क्या है, इस डायरेक्शन को जितने भी पार्टिकल्स है वो उड़ेंगे, ना कि इस तरफ से। हमें पता है हवा इस तरफ से उड़ेंगे। तो समझ लो एक पत्थर ऐसा था, इस उस तरफ उड़ने के वजह से पत्थर का शेप कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये जगह टूट जाएगा, टूट के इस तरफ से हो जाएगा। तो इससे क्या पता चलता है, इसे कहते हैं यार्डिंग। समझ में आ गया, ये छोटे छोटे चीजें हैं लेकिन ये भी यूपीएससी में पूछा गया है, हमने खुद देखा है ये सवाल, ठीक है। इंसेलबर्ग, ठीक है, एन आइसोलेटेड हिल और स्मॉल माउंटेन ऑफ द रेजिस्टेंट रॉक दैट स्टैंड अलोन राइजिंग abruptly from a flat eroded desert plain. The surrounding softer rock has been worn away by wind over a very long time, leaving this island mountain behind। समझ रहे हो ना क्या है, इंसेलबर्ग का मतलब क्या है कि एक स्मॉल माउंटेन ऑफ रेजिस्टेंट रॉक था, ठीक है, वो अकेला ही रह गया। किस लिए, राइजिंग एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम ए फ्लैट इरोडेड desert plain, the surrounding softer rock has been worn away by wind over a very long time, leaving this island mountain behind। समझ में आ गया क्या कहा मैंने। देखो डेफिनेशन के बाद, इसलिए ज्योग्राफी में अगर जितना तुम डायग्राम बना सकोगे ना उतना तुम्हें ज्यादा मार्क मिलेगा। तो एग्जाम में ये भी एक ट्रिक याद रखना, कोशिश करना ज्यादा डायग्राम बनाने की। तो इंसेलबर्ग जो है ना, इसको डेफिनेशन में मैं आपको कैसे हिंदी में समझाऊं, आसान सा फंडा है कि समझ लो कि ये एक पत्थर का हिस्सा है, ठीक है, और जैसे जैसे हवा चलती रही हजारों सालों से, तो ये जो नीचे का हिस्सा है ये टूटता गया और ये क्या हुआ, एक प्लेन हिस्सा में तब्दील हो गया नीचे का हिस्सा। तो लास्ट में पूरा एरिया प्लेन हो गया, लेकिन बीच में ये पत्थर का एक टुकड़ा रह गया। तो ये क्या है, एक आइलैंड का जैसा हो गया ना, बाकी पूरा पत्थर गायब। समझ गए, इसीलिए इसको कहते हैं इंसेलबर्ग। ये हवा के वजह से होता है, कई जगह पे, ज़्यादातर यूएस में आपको देखने को मिलेगा ये सब, ठीक है। हमारे इंडिया में भी है कुछ जगहों पे, जैसे कि राजस्थान हो गया, साउथ इंडिया के कुछ पार्ट, हैदराबाद, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे ये सब। डिपोजिशन ऑफ द लैंडफॉर्म बाय विंड। अब डिपोजिशन ऑफ द लैंडफॉर्म बाय विंड का मतलब क्या है, सैंड ड्यून्स,
तो आप डेजर्ट में देखिएगा राजस्थान में ऐसे ऐसे बड़े बड़े मतलब कि टीले होते हैं सैंड के। तो डिपोजिशन कैसे होता है, हवा जैसे जैसे चलती है इन सैंड्स को बहा के दूसरे जगह पे ऐसे डिपॉजिट कर देती है। दिस इज कॉल्ड व्हाट, डिपोजिशन ऑफ द लैंडफॉर्म बाय सैंड विंड, इसे कहते हैं सैंड ड्यून्स। समझ में आ गया। लोइसेस का मतलब ये थिक लेयर ऑफ द फाइन fertile wind deposit dust silt that has been carried over long distance and settled far from its desert source. Loses deposition make very fertile farming soil in region like northern China. तो यही चीज़ है कि लॉसेस का मतलब क्या है कि एक बड़ा सैंड ड्यून है, ठीक है, इसको उड़ा के कई किलोमीटर दूर जाके इसको जमा देता है, रख देता है, डिपॉजिट कर देता है। और ये चीज़ फार्मरों के लिए बहुत प्रभावशाली होता है और वहाँ के फार्मिंग के लिए बहुत अच्छा खाद की तरह उसे माना जाता है। फर्टाइल लैंड कहते हैं उसे, ठीक है। तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स करते हैं। समझ में आ गया। दिस इज ऑल्सो इन वेरी गुड डेफिनेशन। सो सब कुछ डायग्राम से आप लोग समझ रहे हो, तो जितना डायग्राम आप लोग सीखोगे उतना आपको लिए ये अच्छा है। अब ये देखो कि वर्क ऑफ द ग्लेशियर, ग्लेशियर का काम क्या है, ग्लेशियर का मतलब क्या है पहले। अब देखो भाई ग्लेशियर क्या होता है ना, ग्लेशियर होता है कि समझ लो कि ये पहाड़ है, माउंट एवरेस्ट देखा है ना, माउंट एवरेस्ट, तो ये पहाड़ से बड़े बड़े पहाड़, यहाँ पे जो ये बर्फ जमा होता है ना, बर्फ, ठीक है, इन्हीं को कहते हैं ग्लेशियर्स। और ये जब ढह मतलब कि गिर के नीचे बह के आ जाते हैं टूट के, तो इनके साथ सेडिमेंट्स भी आ जाते हैं, तो इसे कहते हैं क्या, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, इरोशन। ऑब्वियसली क्या है, ग्लेशियरिक इरोशन कहते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे यही लिखा है, ए ह्यूज स्लो मूविंग mass of the compressed ice and snow that form over many years in a very cold high altitude or high latitude region and move slowly downhill under its own weight। समझ में आ गया ना, बड़ा बर्फ का हिस्सा धीरे 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 खिसक के नीचे आती है, इसी को कहते हैं हम ग्लेशियर, ठीक है। इरोशनिक लैंडफॉर्म बाय ग्लेशियर क्या है, इसको कहते हैं कॉरी, a deep bow-shaped hollow found at the head top of the glacier valley, carved out where snow fast accumulated and glacier began to form। इसे कहते हैं कॉरी, मतलब कि ये है, ठीक है, पहाड़। तो इसमें टॉप में जब शुरुआत में जो ग्लेशियर बनते हैं, छोटे छोटे बर्फ के हिस्से, तो ये छोटे छोटे कण मिलके ही तो बड़ा बर्फ का हिस्सा बनता है ना, तो उसको कहते हैं श्रिक और कॉरी। समझ में आ गया, ये लिखा है, ठीक है। यू शेप वैली ग्लेशियर थ्रो क्या है, अनलाइक ए रिवर ग्लेशियर, ए ग्लेशियर erodes sideways as well as downward because it is so wide and heavy. This wideness and deepness from V-shaped river valley into a broad valley with a flat floor and steep side shaped like the letter U। ठीक है, रिवर क्या करता है, वी शेप वैली बना देता है, पानी काट देता है ना बीच में से मिट्टी को, तो वी शेप्ड हो जाता है। लेकिन बर्फ जो है ये पतला धारा तो है नहीं, बर्फ एक मोटा हिस्सा होता है, ठीक है, एक मोटा हिस्सा होता है जो खिसक के नीचे आ जाता है, जिसके वजह से लैंड का जो शेप हो जाता है वो यू शेप हो जाता है। समझ में आ गया, समझ में आ गया ना। दिस इज वेरी इजी कॉन्सेप्ट। हैंगिंग वैली क्या है, ए स्मॉल ग्लेशियर वैली दैट जॉइंस ए लार्ज यू शेप वैली at the height well above the floor of the main valley। समझ में आ गया, जो ग्लेशियर वैली है जो जॉइन करता है उस यू शेप्ड वैली को हाई हिल में, ठीक है, फ्लोर ऑफ द मेन वैली, उसे कहते हैं बिकॉज ऑफ द स्मॉलर ग्लेशियर इरोडेड लेस डीपली देन द लार्जर वन ऑफ्टन प्रोड्यूस वाटरफॉल वेयर द मीट द मेन वैली। समझ गए, समझ लो एक ग्लेशियर है, ये टूट के नीचे आ गया, उसके ऊपर से और एक ग्लेशियर नीचे आ गया, तो यहाँ पे एक वैली टाइप जगह बन गया, ठीक है, यहाँ पे लोग रहने लगे, तो यहीं से समझ लो बाकी का वाटरफॉल वाटरफॉल सब आ रहा है, इसी को कहते हैं हम क्या, हैंगिंग वैली, झूला हुआ वैली, कभी भी गिर सकता है। दोनों के बीच में है ना, एक ग्लेशियर टूटता है, एक वैली शेप बनाता है यू शेप, उसके बाद दूसरा ग्लेशियर आता है उसी शेप को पकड़ लेता है, ठीक है, दोनों को बीच में जो वैली बन जाता है उसे कहते हैं हैंगिंग वैली। समझ में आ गया। एरिट्रे एंड हॉर्न जिसे कहते हैं पिरामिडल पीक, ए
Aridi is a sharp knife edge ridge formed between two adjoining cirques where the three or more edge ridges meet. They form a sharp pyramidal shaped peak called a horn. The Matterhorn in the Alps is a famous example. अब ये क्या है? उसके बाद क्या है? डिपोजिशन लैंडफॉर्म बाय ग्लेशियर। मोरेन का मतलब क्या है? जब एक ग्लेशियर होता है, समझ लो ये पहाड़ है, ठीक है, तो ग्लेशियर जब टूटता है तो ऐसे स्लाइड करके नीचे आता है, ठीक है, तो स्लाइड करके जब नीचे आता है तो उसके साथ क्या होता है, कभी कभार देखना मिट्टी मलबा ये सब लेके आता है, ठीक है, ठीक है, तो ये मलबा जो लाते हैं और जैसे कि ये बर्फ है, ठीक है, ये नीचे आ रहा है, आते वक्त देखना ऐसा एक लैंड का हिस्सा साथ में लेके आ गया, तो ये जो हिस्सा है साइड में साइड में जो मलबा है मिट्टी का, इन सबको क्या कहा जाता है? मोरेन कहा जाता है। समझ में आ गया? यही डेफिनेशन यहाँ पे लिखा है, बस आपको ध्यान से देखना है, और ये डेफिनेशन इंग्लिश में लिखा है, मैं आपको सीधा डायग्राम बना के बोल रहा हूँ क्या चीज़ है, उससे ईजी होती है सहूलियत के हिसाब से। समझ में आ गया मोरेन? तो दूसरा जो है, सॉरी उसके बाद कौन सा है, हाँ, ड्रमलिन। ड्रमलिन क्या होता है? जब ये मोरेन जब आती है नीचे, मतलब ये मलबा बर्फ के साथ जब आती है ढह के, तो ये कहाँ जाती है? जमीन पे ही। कहाँ पे आती है? जमीन पे ही आती है ना। आने के बाद ये मलबा एक जगह पे ऐसे ऐसे डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है, ठीक है, ऐसे ऐसे शेप बनना शुरू हो जाता है। देखो अगर मिट्टी में जैसे कि तूफान आया, पानी गया, तो हमें पता चलता है ना इस जगह से पानी गया, तो वैसे ही अगर बर्फ कहीं से गया, एवलांच हुआ, तो उसे हमें मालूम चल जाएगा, अच्छा यहाँ से हुआ था, यहाँ से ढहा था, यहाँ से बह के गया था ये एवलांच, ठीक है। बीनीथ ए मूविंग ग्लेशियर, देखो, एंड अलाइंग इन अ डायरेक्शन द ग्लेशियर वाज मूव्ड। मतलब ये जो ट्रैक लाइंस, अबे यार मैं कैसे समझाऊं आपको, जैसे कि एक गाड़ी जा रही है ना, कार, क्या ड्राइंग बना रहा हूँ मुझे खुद ही नहीं पता, आई एम सॉरी फॉर दैट, माय ड्राइंग इज poor I think right now, but I'm a very good artist to be honest. I used to do a lot of time in my school and I really got a prize in art. So एक गाड़ी है, ठीक है, ये एक कार है समझ लो, ठीक है, ये गाड़ी के टायर से हमें कैसे पता चलता है कि गाड़ी यहाँ से गुजरी है? क्योंकि रोड में ये टायर के जो निशाने बैठ जाते हैं ना, वैसे ही जब एवेलांच मूव करती है जमीन पे तो ऐसे निशाने छोड़ देती है, निशान छोड़ देती है इस मिट्टी का, ऐसे ऐसे ढेव, मतलब कि मिट्टी का ऐसे वेव्स छोड़ के चली जाती है, उस चीज को हम कहते हैं क्या? ड्रमलिन। क्या कहते हैं? ड्रमलिन। समझ में आ गया? वेरी इजी ना। तो ये जो पॉइंट्स है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के निस्बत से। अगर आप देखें यूपीएससी में भी यही सब चीजें पढ़ते हो, हम यही सब पढ़े, इसीलिए आपको बता पा रहे, क्योंकि ये ज्यादातर यूपीएससी रिलेटेड ही है। और अगर अभी से आपने ये सीख लिया तो आगे चल के आपको कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं इंशाल्लाह। अब देखिए इसमें क्या है, अब इरोशन लैंडफॉर्म, ठीक है, बाय सी वेव्स। अब समंदर कैसे करता है? सबसे पहले सी क्लिफ, वेव काट प्लेटफॉर्म, सी केव, सी आर्च एंड स्टैक, ठीक है, डिपोजिशन लैंडफॉर्म बाय वेव्स। अब क्या है ये चीजें, जल्दी से करते हैं। इरोशनिक लैंडफॉर्म बाय सी वेव्स। सी क्लिफ्स का मतलब क्या है? ए स्टीप नियर vertical rock face along a coastline formed when powerful waves continuously erode the base of coastal land, undermining it until the rock wave collapse, leaving a sharp drop. समझ में आ गया ना? सी क्लिफ का मतलब क्या है? समंदर की क्लिफ, लोग कहते हैं ना ऊंचाई में। तो चलिए देखिए, सबसे पहले है सी क्लिफ। समझ लीजिए कि ये एक पूरा एक माउंटेन है, ठीक है, और समंदर जो लहरें हैं इसको टच करते हैं, देखना समंदर में, तो क्या होता है, ये जो है समंदर का जो पानी जाके इसको टच कर रहा है, इस एरिया को हम क्या कहते हैं? सी क्लिफ, ठीक है। कोस्ट लाइन के एरिया में जो रहता है और समंदर के पानी उसको टक्कर मार मार के क्या करते हैं? क्लिफ के जैसा शेप कर देते हैं, मतलब कि ऐसा शेप हो जाता है, ठीक है। और पानी यहाँ पे आ रहा है, लहर, ठीक है, पत्थर देखते नहीं हो सिनेमा में, ये है, ठीक है। वेव काट प्लेटफॉर्म क्या है? जब ये पानी यहाँ से उठता है तो ये वेव कटिंग प्लेटफॉर्म हो गया, ठीक है। ए फ्लैट gently sloping rocky surface at the base of a sea cliff left behind as the cliff retreats inland due to the continuous wave erosion, ठीक है।
जब ये पानी धीरे धीरे उड़ता रहता है और ये जो काटता रहता है पत्थर को, धीरे धीरे फ्लैट होता रहता है, इसे कहते हैं क्या? वेव कट प्लेटफॉर्म। समझ में आ गया? सी केव का मतलब क्या है? ये पत्थर है, बड़ा सा किनारा, पानी यहाँ से टक्कर मार रहा है, मार मार के यहाँ पे एक बड़ा सा होल कर देता है और ये अंदर में क्या होता है? पानी घुस जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? सी केव। और इसके आसपास में लैंड भी हो सकता है, ठीक है। पानी ने इसको एक केव बना दिया, इसको पानी ने खोद दिया, ठीक है, गड्ढा कर दिया। सी आर्च एंड स्टेक का मतलब क्या है? ठीक है, सी आर्च और स्टेक का मतलब क्या है? समझ लो कि ये तुम्हारा एक माउंटेन था, पानी ने, माउंटेन था, ठीक है, एक हिल था, पानी ने किया क्या? इसको काट काट के इस हद तक काट दिया, ठीक है, समंदर ने, और नीचे सी है, ठीक है, पूरा पानी है, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया? थोड़ा हिस्सा यहाँ पे रुका हुआ है ना, पूरा बाकी का हिस्सा काट दिया, तो इसे कहते हैं, क्या कहते हैं इसे? सी आर्च। और स्टेक क्या है? जब ये पानी पूरे ही इस हिस्से को काट देगा, इस हिस्से को, जैसे कि ये एक क्या है, समझ लो कोई हिस्सा है, पहाड़ है, पहले हमने क्या कहा था? इस मिट्टी के हिस्से को काट देगा ऐसे, इसे कहते हैं सी आर्च। और जब इस हिस्से को आलादा कर देगा काट के, ठीक है, जैसे कि समझ लो काट काट के इसने क्या किया? इस पत्थर के हिस्से को टोटली समंदर में एक अलग कर दिया, तो इसे क्या कहेंगे हम? सी स्टेक, ठीक है। ये बाकी हिस्से जो है पानी ने, समंदर के पानी ने, लहरों ने इसे तोड़ दिए। समझ में आ गया क्या है? यही है। नेक्स्ट क्या है? डिपोजिशन एंड लैंडफॉर्म बाय सी वेव्स। कैसे डिपॉजिट किया है? ए जनरल स्लोपिंग स्ट्रिप ऑफ सैंड पेबल्स और सिंगल डिपोजिशन बाय वेव्स अलोंग्स द शोर लाइन बिटवीन द लो टाइड एंड हाई टाइड मार्क्स। समझ में आ गया? डिपोजिशन कैसे होता है सी में? हाई टाइड, हाई टाइड के अंदर क्या होता है? पानी पूरी तरीके से भर जाता है इलाके में, समंदर के इलाके में। ये समंदर है, पूरी तरीके से भर जाएगा, ये जो माउंट है ये भी ढक जाएगा पानी से। ये है हाई टाइड के समय। और लो टाइड का समय क्या है? लो टाइड के लो टाइड का तो हाई टाइड में क्या होता है? ये पानी से पूरी तरीके से ढक जाता है वाटर से। तो इससे क्या हुआ है? सेडिमेंट्स जितने भी हैं सब यहाँ पे मतलब कि रुक जाते हैं। और जब लो टाइड होता है, यही पानी क्या है? वापस से नीचे आ जाता है, ठीक है, और ये इलाका और भी थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जाता है। तो सेडिमेंट का आना जाना डिपेंड करता है समंदर के किसमें? हाई टाइड और लो टाइड में। समझ में आ गया? बार एंड लगून क्या है? ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बार। अब ये जो बार है ना, ये क्या है? लगून क्या, मैं आपको बताता हूँ। बार है ये जो समंदर के बीच होते हैं ना, समंदर के बीच, ठीक है, और ये समंदर है सी, लोग यहाँ पे टहलते हैं, मतलब कि बीच है, ये समंदर है, ठीक है। अब क्या होता है कि समंदर के जगह से थोड़ा सा पानी अंदर तक घुसता है, ठीक है, घुसने के बाद बीच में एक ऐसा वाटर बॉडी बन जाता है और सील्ड हो जाता है, बंद हो जाता है, और बीच में जो ये बीच है ये रह जाता है। और ये जो पानी का जो हिस्सा है ये बंद जो हो जाता है, इसे हम कहते हैं लगून। और ये सॉल्ट वाटर होता है, लेक जैसा होता है लगून, ठीक है। और जब अगर पानी बढ़ जाती है फिर से, तो लगून के साथ समंदर की कनेक्शन वापस ही हो जाती है। समझ में आ गया? और बार क्या है? बे बार, बे ही को हम बार कहते हैं, ठीक है। बे, वो कहते हैं ना, बे साइड ऑफ द सी, बे साइड ऑफ द सी मतलब बीच। ऑलराइट, समझ में आ गया? वेरी गुड। तो ये दीज आर द क्या है? क्विक कंपैरिजन, रिवर, विंड, ग्लेशियर, सी वेव्स, ठीक है। क्या क्या है? इरोशन लैंडफॉर्म्स कैसे होते हैं, डिपोजिशन लैंडफॉर्म्स कैसे होते हैं, ये सब डिटेल यहाँ पे दिया है। यू कैन पोज इट और यू कैन हैव द पीडीएफ। जस्ट गिव मी एन ड्रॉप अ मैसेज आउट देयर, आई विल जस्ट सेंड यू। आप क्विक रिविजन कर सकते हैं इससे, ठीक है। क्विक रिविजन में ये है, पूरा आइटम्स मैंने आपको दे दिया है। यू कैन गो थ्रू इट one by pausing the video, or if you really need this PDF, just contact me, I will just provide you. Alright, 3 marks का questions, 5 mark का question tips कैसे करना है, must remember keywords, क्या क्या keywords है, the 4 agents and their identity, ठीक है। सब कुछ यहाँ पे सीरियल वाइज एक बच्चे के लिए जो ज़रूरियत है वो सब मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है, आप लोग जा सकते हो पढ़ने के लिए, ठीक है। तो ऑलराइट, सो होप यू रियली लाइक दिस वीडियो। थोड़ा लंबा हो गया लेकिन कॉन्सेप्ट जानना हमारे लिए ज़रूरी है। So share with your friends, like, do subscribe, and don't forget to hit the bell icon. Alright guys, see you in another video. Bye bye. Have a nice day.